वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण देखिए, हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे और लास्ट के वीडियो में हमने द्वंद्व समास की शुरुआत की थी। किसकी? द्वंद्व समास की। ठीक है, और आज द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो 5 नंबर हम पढ़ रहे थे द्वंद्व समास। इसके बारे में हमने लिखा था और इसमें सबसे पहले हम देखा कि द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और विकल्प द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में सबसे पहले हमने देखा था 1 नंबर इतरेतर द्वंद्व समास। तो इसको आज हम आगे पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास, इसके बारे में हमने लिखा था कि इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो और होता है उस और का लोप हो जाता है और संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसमें जो संख्यावाची शब्द हैं उसमें प्रयोग होता है जिसके दोनों ही पद संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग अक्सर यहाँ होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं संख्यावाची जिनका प्रयोग इसमें नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखना है आपको कि 1 से 9 व 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये क्या है कि पूर्ण संख्यावाची शब्द है। कैसे हैं? पूर्ण संख्यावाची शब्द हैं। तो इन शब्दों को छोड़ करके बाकी अगर शब्द आएँ तो उसमें आप इतरेतर द्वंद्व समास लगाएंगे। तो पूर्ण संख्यावाची शब्दों को छोड़कर अन्य सभी संख्यावाची शब्द इस समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 9 तक अगर कोई गिनती का शब्द आ जाए 3, 4, 5, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास में शामिल नहीं होंगे। 10, 20, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1 से 9 है, 10 है, 20 है, ये सब पूर्ण संख्यावाची शब्द हैं। मतलब इसमें पूरे शब्दों का पता लग रहा है कि ये फिक्स है। जैसे मैंने कहा 21 में 20 और 1 की बात है, लेकिन 20 में किसकी बात करूँ मैं? ठीक है, तो 20, 30 इस प्रकार की अगर संख्या है पूर्ण संख्यावाची शब्द, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व समास नहीं लगाएंगे, बाकी इतरेतर द्वंद्व समास होगा। और इतरेतर द्वंद्व समास में ध्यान रखना है कि और का लोप हो जाता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की, ताकि आप उन उदाहरणों से समझ सको कि इतरेतर द्वंद्व समास कहाँ होगा। पहले पढ़ते हैं समस्त पद। समस्त पद का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जब अपने समास कर लेते हैं तो समास विग्रह क्या होता है, और समास विग्रह के बाद में हम जो समास करते हैं तो जो शब्दों को मिलाते हैं वो समस्त पद हैं। और एक होता है विग्रह, समास विग्रह। समस्त पद हैं उसको हम अलग अलग करेंगे तो विग्रह हो जाएगा। जैसे शब्द हैं माँ बाप, तो इसका हो जाएगा माँ और बाप। जैसे हो जाए गाय बैल,
इसका हो जाएगा गाय और बैल। ठीक है, मतलब जब हम विग्रह करेंगे तो और लगाना है, और जो समास विग्रह किया हुआ है उसमें हम और हटा देते हैं। आपको जहाँ और दिखाई दे रहा होगा, यहाँ योजक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें क्या है कि दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद क्या हैं, समान हैं, दोनों पद प्रधान हैं इसमें। और हम जब समास या सामासिक करते हैं, पद बनाते हैं या जो समास करते हैं, तब और का लोप कर लेते हैं, समास विग्रह के समय और लगा देते हैं। जैसे आ जाए, मान लो सीधा सादा, अपन बोलते हैं कि सीधा सादा है, मतलब सीधा है और सादा है, तो इसका हो जाएगा सीधा और सादा। और अगर उदाहरण की बात करें, जैसे तन, मन और धन, तो हो जाएगा तन और मन और धन। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं ये कह रहा हूँ कि इतरत्र समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद ये इसमें और का लोप करते हैं, शब्द संख्यावाची भी होते हैं। जैसे बात करें, मैंने लिखा आपके सामने 31, तो इसका हो जाएगा समास विग्रह 30 और 1। 30 और 1 क्या होता है, 31। ठीक है, 31 का समास विग्रह होगा 30 और 1, लेकिन अगर 30 आए तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे आगे आपके सामने मान लो 55, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 50 और 5, तो क्या होगा 55 होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसी प्रकार माता पिता हो, माता पिता, तो क्या हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। तो आप आराम से इस शब्दों को याद करेंगे। मैंने जो शब्द बताए हैं, माता और पिता, अमीर गरीब, तो अमीर और गरीब, नर नारी, नर और नारी, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण हो जाएगा। जैसे अपन लिखें राम कृष्ण, तो हो जाएगा राम और कृष्ण। ठीक है, जैसे आ जाए आपके सामने 12, 12, तो 10 और 2 क्या होते हैं, 10 और 2 कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका इतरतर द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का दूसरा जो प्रकार है वो है समाहार द्वंद्व समास। तो आप लिखेंगे समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। देखिए ये क्या होता है, पहले 2-3 बातें इसकी लिखेंगे आप, फिर समझेंगे कि समाहार द्वंद्व समास कहाँ लगाना है। ठीक है, जैसे आप इसमें लिखना है कि जिस समास के सामासिक पद में 2 शब्दों का
दो शब्दों का प्रयोग अर्थ प्रस्तुत करने के लिए नहीं बल्कि वस्तुओं आदि के एक समूह को व्यक्त करने के लिए दो प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग किया जाए तथा ऐसे समासों का विग्रह करने पर इत्यादि आदि का प्रयोग होता है। उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है बढ़िया राइटिंग में और अभी समझना भी ज़रूरी है ताकि आप समास को अच्छी तरह से समझ सको। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है तो देखो अब ध्यान देंगे इन लाइनों पर। मैंने जो लिखाया है आपको शब्दों पर ध्यान देंगे और क्या मतलब है इन शब्दों का, इन लाइनों का, वो समझना ज़रूरी है। देखिए, समाहार द्वंद्व समास, सिंपल सी बात है कि समूह की बात होगी। समाहार में किसकी बात होगी? समूह की। लेकिन क्या होता है कि इसमें दो शब्द होते हैं जो पूरे समूह के बारे में बोध करवाएंगे, जैसे और इसके अलावा इत्यादि और आदि शब्दों का प्रयोग होता है। खैर इस बात को और समझने के लिए आप इन लाइनों पर ध्यान देंगे। मैं एक एक लाइन के बारे में बता रहा हूँ आपको। लिखा है कि जिस समास के सामासिक पद में दो शब्दों का प्रयोग अर्थ प्रस्तुत करने के लिए नहीं बल्कि वस्तुओं आदि के एक समूह को व्यक्त करने के लिए दो प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग किया जाए तथा ऐसे समासों का विग्रह करने पर इत्यादि आदि का प्रयोग होता है, उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब ये वहाँ की हम जब समासिक पद बनाएंगे और समासिक पद में जो दो शब्दों का प्रयोग होगा वो उन दोनों के अर्थ के लिए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो दो शब्द हैं, जिन दो शब्दों का हमने प्रयोग किया है वो पूरे उस जाति के, उस समूह के बारे में वो बताएगा। ठीक है, तो उन दो शब्दों का प्रयोग अक्सर उन पूरे समूह के लिए होता है। कब? जब समासिक पद बनाएंगे, ये बात भी समझना है। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें अगर आपको इत्यादि और आदि दिखाई दे, कौन कौन से शब्द? इत्यादि और आदि, तो आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? समाहार द्वंद्व समास। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण लिखेंगे। यह लिखना है आपको, पहले यहाँ लिखेंगे जैसे,
चाय पानी, क्या लिखा मैंने, चाय पानी। तो अगर इसमें बात करें तो इस चाय पानी, तो आप लिखेंगे इस सामासिक पद में चाय पानी का अर्थ केवल चाय और पानी से न होकर इस जैसी अन्य कई खाद्य वस्तुओं से हैं। घर पर मेहमान आते हैं तो बोलते हैं ना चाय पानी लेंगे क्या। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि चाय और पानी, इसका मतलब ये है कि और भी कुछ खाने पीने की चीज़ हैं जैसे उसके साथ में शामिल होती हैं। वो मतलब ये हुआ कि चाय पानी दो शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन दरअसल हम उन सभी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं कि भी जो खाने उनके साथ में हम प्रयोग होते हैं। चाय पानी के साथ हम बिस्किट वगैरह भी देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि चाय पानी बिस्किट लिखेंगे। हाँ, मतलब चाय पानी तो दो शब्द हम यूज कर रहे हैं, केवल इन दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है कि चाय पानी बस नहीं, कि आप चाय पानी लेंगे मतलब आप खाने पीने की चीज़ वस्तु जो भी साथ में होती है उनकी भी हम जिक्र करते हैं दो शब्दों के माध्यम से। कि जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना है कि जीव और जंतु, इसका मतलब सारे कीट मकोड़े वगैरह सब। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है और उदाहरण लिखने हैं आपको अभी आगे। अब उदाहरण लिखेंगे, इधर लिखेंगे आप समस्त पद और इधर लिखेंगे आप समास विग्रह या विग्रह। जैसे लिखा है जीव जंतु, तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो अपने या तो इत्यादि लगाएंगे या आदि लगाएंगे। ठीक है, या तो इत्यादि या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चाय पानी आदि। उसी प्रकार जीव जंतु का हो जाएगा आपका जीव जंतु आदि। जैसे बात करें काम काज, बोलते हैं क्या काम काज करते हो, तो काम काज का मतलब ये हुआ कि काम और काज दोनों। काम, आप यहाँ कॉमा लगाएंगे जिसको आप अर्ध विराम कहते हो, काम काज आदि। जैसे और लिखें भूल चूक, मतलब भूल चूक आदि। कोई कहता है कि हाथ पांव तोड़ दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि केवल हाथ और पांव ही तोड़ेगा। हाथ पांव का मतलब ये हुआ कि शरीर का कोई भी अंग, तो इस हाथ पांव में सारे शरीर की बात आ जाती है, हाथ पांव आदि। ठीक है, कोई कहता है ना खान पान कैसे चल रहा है, खान पान का मतलब ये थोड़ा ना कि खान और पान बस, मतलब इसके साथ में जो भी चीज़ें जुड़ती है वो, तो इसका हो जाएगा खान पान और आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है आपको। तो इसके आप उदाहरण लिखेंगे और दो तीन उदाहरण लिखेंगे।
बहु, बेटी, बहु, बेटी, आदि। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आप लिख सकते हो इसमें जल वायु, तो जलवायु को हो जाएगा जल वायु आदि। ठीक है, जैसे आ जाए भूखा प्यासा, तो लिखेंगे भूखा प्यासा आदि। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आ जाए धन दौलत, तो हो जाएगा धन। ये सारे उदाहरण किसके हैं? समाहार द्वंद्व समास के, दौलत आदि। ठीक है, तो ये सारे आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं जिसकी मैंने बात की है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है।